हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे मैग्नेटिज्म वाले लेक्चर में। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 75 है और जहाँ से आज हम जो है मतलब 75 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करेंगे, 51 से 75 तक का। और उसके बाद जो है हमारा एक लेक्चर और इसमें होगा, तो फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम मैग्नेटिक सर्किट में पहुँच जाएंगे और उसके बाद जो बैटरी वगैरह, फिर अपना डीसी मोटर, मतलब इसी सीरीज़ में बुक पूरी तरह ख़त्म की जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 51 है। ठीक है, 51 से 75 तक का क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो 51 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक हैज़ 50 टर्न्स। ठीक है, यानी एन की वैल्यू आपको 50 दे रखा है, नोट करते चलिए। एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द कॉइल, यानी 1 एम्पियर का करंट उस कॉइल में फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई कॉइल है उसमें 50 टर्न है और 1 एम्पियर का करंट है। इफ़ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट सर्किट इज 200 mm, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी एच की वैल्यू आपसे पूछा है। तो भाई एच की वैल्यू पूछा है, एल एन और आई की वैल्यू दे रखा है। तो आप एक ऐसा फॉर्मूला याद करिए जिसमें जो है इन तीनों में रिलेशन हो। ठीक है, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, एच इज इक्वल टू एन आई अपन एल। ठीक है, कहने का मतलब होता है एच एल बराबर एन इंटू आई। इसे हम क्या कहते हैं, एम एम एफ। ठीक है, तो ये फार्मूला आप पढ़ेंगे। अब यही चीज़ लगा दीजिए, तो एल को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए इसके नीचे, यहाँ से एल गायब हो जाएगा। अभी इसी में वैल्यू रख के हम निकाल देंगे। तो एन की वैल्यू कितना दे रखा है, 50 इंटू आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर। ठीक है, अपॉन, और डिस्टेंस जो दे रखा है वो 200 mm। तो 200 इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ यहाँ आ जाएगा, सॉरी प्लस में यहाँ आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 50 से 200 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 यानी 0.25, और यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट खत्म। तो 250 आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ निकल के आ गया कितना, 250 एम्पीयर टन पर मीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो सारे फॉर्मूले आप जो है माइंड में लेकर चलेंगे तो गलती नहीं होगी। और पढ़ते हैं आगे। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है 52। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर 1.11 मीटर लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ कंडक्टर ऑफ ए डायरेक्ट करंट लाइन कैरिंग 10 एम्पियर एंड स्पेस 100 mm अपार्ट। तो क्या क्या दे रखा है पहले देख लीजिए। आपको दे रखा है ये लेंथ दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। पेयर ऑफ कंडक्टर्स यानी दो कंडक्टर हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 100 mm की है। ठीक है, 100 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आई की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 एम्पियर, यानी दोनों में 10-10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो अब मान लीजिए अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे रिपल्सन लगेगा। लेकिन इन चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। वो रिपल्सन है या अट्रैक्शन है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आप लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एफ इज इक्वल टू कितना, μ0 I1 I2 इंटू एल अपन 2πd। ठीक है, ये डिस्टेंस है, बस इसी पे आप वैल्यू रखते चले जाइए। μ0 की वैल्यू कितनी होगी, 4π इंटू 10⁻⁷। I1 I2 की वैल्यू रख दीजिए। I1 I2 कितना दे रखा है, दोनों में सेम करंट है 10 एम्पियर की, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 10। और उसके बाद क्या दे रखा है, L की वैल्यू दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है 1.1 मीटर दे रखा है, तो इंटू 1.1 मीटर कर दीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए आप कितने से, 2 इंटू 2π, और आपका जो डिस्टेंस है 100 mm, तो 100 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो इससे आप जो है डिवाइड करेंगे। तो अब 2π से देखिए 2π यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4π, पाई से पाई कैंसिल, और 4 से 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा। मतलब इस फार्मूले ऑफ वैल्यू आप रख लेंगे। ठीक है, निकल के आ जाएगा। ऐसे आंसर में आपका ये दिया है तो देख लीजिएगा। और एक पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी पावर में जो है आपकी वैल्यू बढ़ा के इधर पॉइंट हटा देता है, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पावर को थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करिएगा।
तो ये डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल मैग्नेट हैज ए पोल स्ट्रेंथ 1 × 10⁻³ वेबर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 × 20, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ 100 mm फॉर एन यूनिट पोल इन एयर। ठीक है, यानी न्यूटन पर वेबर का वैल्यू आपसे पूछा है, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू कहने का मतलब। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पोल स्ट्रेंथ आपका ये दे रखा है m1 की वैल्यू, ठीक है। आप और उसके बाद जो है m2 की वैल्यू हमें निकालनी ही है, और एरिया जो दे रखा है आपका कितना 20 × 20, ठीक है, mm में है तो इसे 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट करना आप जानते होंगे। और व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस सॉरी यहाँ देख लीजिए डी की वैल्यू कितना दे रखा है 100 mm आपको दे रखा है, तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। ये सब वैल्यू आप निकाल लेंगे। उसके बाद जो फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे वो ये वाला यूज़ होगा, H = m/4π μ0μr, ठीक है, d², ठीक है, न्यूटन पर। तो ये वाला वेबर, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। तो m की वैल्यू कितना दे रखा है, एक की जो है 1 × 10⁻³ यहाँ ऊपर रख देंगे, 4π कांस्टेंट रहेगा, μ0μr की वैल्यू, तो अब यहाँ पे एयर ही होगा, ठीक है। तो एयर के लिए ये वैक्यूम के लिए एक और एयर के लिए, और ये 4π × 10⁻⁷, ठीक है, नीचे ले लीजिएगा। और उसके बाद जो डी की वैल्यू रखिएगा तो आपका आंसर निकल के इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। कैलकुलेशन आप इसी फॉर्मूले रख के करेंगे, तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, अ पॉइंट पोल हैविंग ए स्ट्रेंथ ऑफ 10 वेबर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 250 mm फ्रॉम अदर पोल इन एयर, ठीक है, एयर में रखा गया है, एंड इज एक्टेड अपॉन बाई फोर्स 1.5 न्यूटन, व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। तो बस सेम वही चीज़ आपको निकालनी है यहाँ पे भी। तो फार्मूला लगाइएगा आप पहले वाला, ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू भी दे रखा है, बस यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले वाले फार्मूले पे रखेंगे ये वाला जो आपका था m/4π μ0μr, ठीक है, d², इस पर रखेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, द ट्यूब ऑफ फोर्स विद इन द मैग्नेटिक मटेरियल आर नोन एज। तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल में जो ये ट्यूब बनता है, मान लीजिए देखिए ये मटेरियल है, इसमें जो ये लाइन जाती है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जो हैं इनके ये ट्यूब के फॉर्म में होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो भाई फ्लक्स ही तो कहा जाएगा ना, तो लाइन ऑफ फोर्सेस, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस तो जा रही हैं, तो इसे हम बी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, लाइन ऑफ फोर्सेस इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बताया था। तो आप पहले के सारे लेक्चर ऐसे देख के अगर देखेंगे एक साथ बैक टू बैक तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज द सेम एज दैट ऑफ। तो अब फ्लक्स किससे जो है रिलेट कर रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये। तो आप रिलेक्टेंस देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये हमारा एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइंस निकलेंगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और यहाँ जाके इंटर कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ जो आपका इंटर होगा, यहाँ से लाइन यहाँ जाके इंटर करेंगी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, यूनिट ऑफ फ्लक्स इज सेम एज दैट ऑफ। तो ये भाई जितना ज़्यादा इसका पोल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ लाइन्स ज़्यादा रहेंगी। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, उनके बारे में थोड़ा बताऊँगा आपको। जैसे देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, एक होता है हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो मैग्नेटिक में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, परमियंस होता है। और इलेक्ट्रिक में क्या होता है, जैसे इसमें रिलक्टेंस है उसी तरह इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है,
ठीक है। जैसे इसमें आपका परमियंस होता है उसी तरह इसमें कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो भाई कूलम, ठीक है। आप पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू आई टी, तो आई क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। कितनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को जो हम करंट कहते हैं, तो जितना जो है करंट इसमें, जितने कूलम इसमें चार्ज फ्लो हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा इसमें करंट होगी। और 1 एम्पियर में जो कितने होते हैं, 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसे याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 625 इंटू 10⁻16, ठीक है। दो यहाँ से 2 पावर लेस कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, तो दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया। 58 पे आते हैं, द बायो सेवर्ट्स लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ, तो भाई बायो सेवर्ट लॉ जो है एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन, ये ऑलरेडी एज वेल एज ऐसे ही क्वेश्चन यही पूछ दिया गया है, इसे आप ध्यान देंगे, याद रखेंगे, ठीक है। लेंज लॉ क्या है, ई इक्वल टू -N/d∅/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इससे जो EMF इंड्यूस होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पे देखिए लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए माइनस आता है, क्योंकि वो जो इससे EMF जनरेट होता है वो जिसके द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है उसका सीधे सीधे अपोज करता है, यानी कि अगर E1 की डायरेक्शन जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इधर है, ठीक है, तो उससे जो मतलब इस जो फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन मान लीजिए फ्लक्स की इधर है, तो उससे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो उस EMF इंड्यूस होगा, उससे जो फ्लक्स होगा वो सीधे इसके अपोजिट होगा, ठीक है, यानी 180 डिग्री का डिफरेंट आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स एज द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय, तो स्क्वायर है कोई, ठीक है, उसके सेंटर पे जो है ये जो आपको दे रखा है ये फार्मूला है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप डायरेक्टली याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इससे जो करेक्ट इसका जो आंसर है आपका वो √2I/πa होता है, ठीक है। जहाँ ए जो होता है आपका ये जो सेंटर से इसके जो है इस आर्म तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, और पाई तो कांस्टेंट है ही, और √2 जो है क्या है, ये होता है ना किसी भी वर्ग में जो इसका जो ये विकर्ण है √2 ये होता है ना, तो बस वहीं से ये √2 लिया गया है, और ए तो है आपका नीचे वाला ये है ही इसके बीच की डिस्टेंस, और अपन पाई जो कांस्टेंट है, तो √2 तो कांस्टेंट हो गए, और बाकी जो है आपका ये आई यानी जो करंट फ्लो हो रही है और ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इज, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह फार्मूला है, माइंड में रखिएगा, ठीक है। Ni/2R होते हैं, जहाँ R जो आपकी रेडियस है, ठीक है, सर्कुलर कंडक्टर ये जो रेडियस है, और इसका 2 टाइम्स, यानी कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है, मान लीजिए इस पर हम बाइंडिंग कर दिए हैं, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2R ही तो होगी, क्योंकि R यहाँ तक और यहाँ से R होगी, तो 2R से ही हम Ni को कर देंगे डिवाइड 2R, ठीक। तो याद रखिएगा, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, द मोस्ट इफेक्टिव एंड क्विकेस्ट में मेकिंग द मैग्नेट फ्रॉम सॉफ्ट आयरन इज बाय, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है सॉफ्ट मैग्नेट बनाने का। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए हमें इस मटेरियल को मैग्नेट बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइंडिंग कर देते हैं, ऐसे हो गई बाइंडिंग। अब यहाँ पे जो हम सप्लाई दे देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो है मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ है तो आप जो है कर्ल रूल से निकाल सकते हैं, करंट अगर इधर आ रहा है, ठीक है, इधर से आके इधर जा रहा है, तो हमारा जो इधर N बनेगा, ठीक है। अगर करंट बदल देंगे तो इधर या सीधर N बन जाएगा, आप जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द मोस्ट इफेक्टिव एंड क्विकेस्ट में बी मेकिंग ए मैग्नेट फ्रॉम सॉफ्ट आयरन, तो ये तो मैंने बता ही दिया, करंट फ्लो करके बनाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 62, द कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स फॉर शील्डिंग और स्क्रीनिंग मैग्नेटिज्म इज, ठीक है।
शील्डिंग और के लिए जो है कौन सा मटेरियल ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो मैंने आपको कल ही बताया था एक क्वेश्चन में, सॉफ्ट आयरन जो होता है, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जिसे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से बचाना होता है, उसे हम किस जो है सॉफ्ट आयरन के शील्ड में पैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। कौन सा ये मटेरियल होता है? सॉफ्ट आयरन, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी जो होती है वो रिलेटिव परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ ए कॉपर डिस्क रोटेट रैपिडली बिलो ए suspended magnetic needle, the magnetic needle shall start rotating with a velocity। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कॉपर की डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क से वो आपका कनेक्ट है, क्या नाम है वो, मैग्नेटिक नीडल जो है, ठीक। तो भाई अब एक बात बताइए, इसमें जो है कॉपर जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और नीडल जो है आपको सीधी सी यहाँ कह दिया कि मैग्नेटिक है। तो भाई अब मैग्नेटिक है तो उसमें ज़्यादा फ्लक्स जो है पास कर जाएगा ना उस पर, जो इसलिए जो है वो सेम डायरेक्शन में, लेकिन उससे थोड़ी सी कम स्पीड से वो करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए नॉन मैग्नेटिक पे फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि रिलेक्टेंस ज़्यादा रहेगा, लेकिन जहाँ पे बात आएगी परमिटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी तो उसमें फ्लक्स ज़्यादा पास कर जाएगा, तो उस पर थोड़ा फोर्स कम लगेगा, तो स्लाइटली लेस स्पीड से वो मूव करेगा। बस यही चीज़ ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा था। तो एक देखिए सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, इक्वल दैट ऑफ डिस्क एंड अपोजिट डायरेक्शन, गलत है। लेस दैट ऑफ डिस्क एंड द सेम डायरेक्शन, तो ये लेस वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन सेम लेकिन स्पीड थोड़ी कम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ए परमानेंट मैग्नेट अट्रैक्ट सम सब्सटेंस एंड रिपेल अदर, अट्रैक्ट ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और अट्रैक्ट ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड रिपेल ऑल अदर्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये कि परमानेंट मैग्नेट अगर है तो अब वो डिपेंड करेगा ना कि सामने वाला जो है मटेरियल रखा है वो मैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो भाई सबको तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अट्रैक्ट सम सब्सटेंस एंड रिपेल अदर, यानी कुछ को जो है वो अट्रैक्ट करेगा बाकी सबको रिपेल करेगा। तो ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, द रिटेंटिविटी ऑफ ए मटेरियल इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, रिटेंटिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ हो जाती है जहाँ पे हमें परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा रिटेंटिविटी होगी उतनी देर में वो डीमैग्नेटाइज होगा, तो उसमें मैग्नेटिज्म उतने ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज नॉट कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमेबिलिटी किसके लिए कांस्टेंट नहीं रहती? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इंसुलेटिंग, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक का मैंने बताया था आपसे 1000 से भी ऊपर इसकी होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम में सेचुरेट होता है, तो इसलिए जो इसका वो नहीं। लेकिन डायमैग्नेटिक की अगर बात आ जाए तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि ये जो है निगेटिव जो है डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक 1 के आसपास होता है, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और ये हल्का सा जो है चुंबकित होते हैं, तो इसलिए जो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, द मटेरियल आर्बिट इंफीरियर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर, ठीक है। तो मतलब एयर जो है किस कैटेगरी में आता है ओवरऑल, आप ये इससे जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मतलब कह रहा है कि द मटेरियल आर बीट इन्फीरियर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब एयर की तरह जो थोड़े हल्के कंडक्टर होते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स के, वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो उन्हें हम जो है रखते हैं डायमैग्नेटिज्म में, ठीक है। एयर जो है आपकी डायमैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसे याद रखिएगा। ये डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करती है, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, हिस्टेरिसिस लूप इन केस ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल इज मोर इन शेप ऑफ द कंपेयर मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल। तो ये कह रहा है क्या कि ये जो हमारा बनता है कर्व जो बनता है बी और एच का, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाता है फिर ऐसे आके, ठीक, और इस टाइप का बनता है। तो कह रहा है कि अगर परमानेंट मैग्नेट है या हार्ड मटेरियल है और सॉफ्ट में क्या होता है? तो देखिए जो हार्ड मटेरियल होगा वो ज़्यादातर इसका जो ये वाला शेप होगा वो सर्कुलर बनेगा, ठीक है। ये जो हिस्टेरिसिस लूप बन रहा है यहाँ पे
ये ज़्यादातर सर्कुलर बनेगा, उसका इस टाइप का बनेगा परमानेंट के लिए, ठीक है, यानी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। लेकिन अगर सॉफ्ट की बात आ जाए तो सॉफ्ट के लिए कैसा बनता है, बिल्कुल जो है ऐसे जाता है, ऐसे एकदम बिल्कुल बहुत पतला बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ आप ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। हिस्टेरेसिस लूप इन केस ऑफ मैग्नेटिक हार्ड तो हो गया 69 की तरफ। ए रेक्टेंगुलर मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज कट इनटू टू पीसेस ऑफ सेम लेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस विल बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, सबको पता है, ठीक है। टॉर्क जो होता है हमारा, और यानी कि वो जो है, जो ये आपका मोमेंट है वो डी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब डी के जब हमने दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया, इसे मान लीजिए यहाँ से डिवाइड कर दिया बराबर बराबर भाग में, इसकी जो लेंथ होगी वो L/2 होगी ना, या D/2 कह सकते हैं। तो जब आधी होगी तो इसका जो M होगा वो भी तो आधा हो जाएगा। तो बस सेम जो है M/2 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होता है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एक कीपर इज यूज टू। तो कीपर का मतलब ये होता है जैसे हमारा मोटर या जनरेटर है, उसमें जो पोल्स वो लगा होता है योक, ठीक है। एक तरह से हम योक की मान सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं कीपर को, क्योंकि योक क्या करता है, फ्लक्स को एक पाथ देता है, ठीक है। इसे जो है कंप्लीट पाथ प्रदान करता है। तो बस सेम यही काम कीपर का है, प्रोवाइड क्लोज पाथ टू फ्लक्स, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट। 71 पे चलते हैं। ए मैग्नेटिक मोमेंट इज ए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ, यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको मैंने बताया था एम जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये तो आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, द चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल इफेक्ट। तो आप देखिए, पहले बताऊं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। जैसे देखिए क्या होता है कि जो रिलेक्टेंस होता है हमारा वो μ0 μr L/A होता है, ठीक है। ये हमारा एस से डिनोट करते हैं रिलेक्टेंस को। एस की वैल्यू तो ये होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो L/A होती है। तो देखिए दोनों ए पे डिपेंड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और रिलेक्टेंस, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ इन सेम वे, ठीक है। रेजिस्टेंस और रिलेक्टेंस दोनों सेम तरीके से चेंज होंगे। बस ये याद रखना, फार्मूले को याद रखना। इससे कभी कभी न्यूमेरिकल बन जाता है, एल की वैल्यू दे देगा, ठीक है, μr μ0 की वैल्यू दे देगा, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए कह देगा, या फिर रिलेक्टेंस निकालने के लिए कह देगा। तो फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, सॉरी हो गया 73। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड ऑफ ए सेट ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स, द फील्ड ऑफ ए सिंगल कंडक्टर्स, द फील्ड इन विच ऑल लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखिए क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि उस पूरे मटेरियल में जो ये लाइन्स हैं वो सेम बिल्कुल है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। जिस तरह से यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, बी मैक्स की वैल्यू जैसे ही बढ़ाएंगे, यानी 5/A, ठीक है, बी इसको लो 5/A होता है ना। तो जिस तरह से हम जो है ए की वैल्यू को घटाएंगे, यानी इसके एरिया को हम घटा दिए मान लीजिए, तो अब यहाँ पे बी मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि जो फाई की वैल्यू कम एरिया में एक दूसरे से ज़्यादा, यानी कि ये जो लाइन्स है ये एक दूसरे से काफ़ी समीप आके ऐसे ऐसे डेंस होने लगेंगी। तो ये चीज़ कह रहा है, अगर यूनिफॉर्म है तो सेम डिस्टेंस पे रहेंगी। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज, तो एमएमएफ क्या है, ठीक है। एमएमएफ क्या होता है, जिस तरह से ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है आपका जो है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरह एमएमएफ होता है जो मैग्नेटिक सर्किट में। ये देखिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए फोर्स प्रदान करता है, ठीक है, और ये जो है फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए फोर्स देता है, ठीक। इसके वैल्यू क्या होती है, N/I, और ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, I/R, ठीक है, यानी V=IR, ठीक है। ई जो है लगभग यही होता है, ठीक है। मतलब V जो हमेशा जो है ई से स्लाइटली लेस होता है या इक्वल होता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, द फील्ड एट सेट पैरेलल कंडक्टर्स, द फील्ड सिंगल कंडक्टर्स, द फील्ड इन विच ऑल लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर पैरेलल इन इक्विडिस्टेंस,
ये तो 73 वाला तो हो ही गया है। 74 है कि द मैग्नेटिक अक्रॉस द टू एंड एक्साइटिंग कॉइल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द सम ऑफ ऑल करंट इम्पेल्ड बाय द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एन इंटू आई आता है ना, तो यानी टोटल करंट को जो है एक ही में हम एक पोल की तरह मान के चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू द रिंग शेप एयर कोर कॉइल व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स 800 एंड एम्पियर टर्न्स आर 3200। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एन आई की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3200, क्योंकि देखिए एम एम एफ की वैल्यू आपको दे रखा है एम्पियर टर्न्स की, और एन इंटू आई को हम क्या कहते हैं, एम्पियर टर्न। तो एम्पियर टर्न्स की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 3200, और इसे हम डिवाइड कर देंगे कितने से, अब अगर इसे एन से हम डिवाइड कर दें तो आई की वैल्यू निकल जाएगी, तो एन को यहाँ लाइए, 800 से डिवाइड करिए, 0 0 कैंसिल, ये 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए हम बस 75 क्वेश्चन ही रखते हैं, और इससे आगे वाले लेक्चर में जो 75 से 100 तक का हो जाएगा, 101 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो इसके बाद जो है मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट होगा, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो हम अपने जो है मशीन वाले चैप्टर में पहुंच जाए। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन पसंद आएगा। थैंक यू।